नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, उत्तराखंड लेक्चरर और उत्तराखंड एलटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है। इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे हम लोग इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ते हैं। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जा रहे हैं और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट एक रणनीति के माध्यम से करवाए जा रहे हैं या सारे कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एप्लीकेशन पे आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक और साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है और इनकेस अगर जो लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाती है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको यहाँ पे नोट्स भी दिए जाते हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए, जिससे आगे के टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाए और पीछे की जो टॉपिकें हैं वो आपकी छूटे भी नहीं, या ऐसा ना हो कि बिना रिवीजन करने के वजह से वो चीजें भूल जाए। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। जब आप टेस्ट दे करके जाते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है कि आखिरकार प्रश्न कहाँ पे गलत हो रहे हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं आप उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपको अगले टेस्ट में इस टॉपिक से संबंधित समस्या न आए और आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो जाए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप सभी लोग को पता ही होगा कि शिक्षक भर्ती के अंतर्गत डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों करंट की भी क्लासेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यानी सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपको अलग से इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होने वाली है। इट मींस एक बार अगर जो आप एडमिशन लेते हैं तो आगामी कोई भी परीक्षा आती है, कहीं भी किसी भी जगह से कोई भी शिक्षक भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन आता है, तो आपको जब भी नया बैच प्रारंभ होगा आपको वहां पे ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपको अलग से कोई भी फीस पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन ठीक है, एडमिशन ओपन है। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो आपको एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। तो दोस्तों, अगर जो आप ईमानदारी से, जिस रणनीति से मैं आपको कंटेंट एप्लीकेशन पे दे रहा हूं और YouTube पे करवा रहा हूं, अगर जो दोनों क्लास आप देखते रहे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते मैं जितना प्रोवाइड करा रहा हूं उतना सारी चीजों को पढ़ना भी जरूरी है। हमारी अलग अलग बैचेज हैं और अलग अलग बैचेज में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड में जेट की परीक्षा के लिए नया बैच प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मध्य प्रदेश सेट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, DSSSB और अन्य परीक्षाओं के लिए दोस्तों बैच उपलब्ध है। तो आप चाहेंगे तो ऐसे फीस पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी वहां से आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और एक बात और बता दूं, जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं नया बैच के लिए, तो नया बैच में अभी उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का नया बैच प्रारंभ हुआ है, झारखंड में जेट के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है, बिहार में टीजीटी पीजीटी के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है और मध्य प्रदेश में सेट के लिए नया बैच प्रारंभ हुआ है। तो जो लोग भी अभी तक नए बैच में एडमिशन नहीं लिए हैं, यथाशीघ्र एडमिशन ले लीजिए, कहीं से भी आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। तो क्या उत्तर आ रहा है भाई कि किन्स के ब्याज सिद्धांत में तरलता जाल का अर्थ क्या है। अब इसी टॉपिक को कल हम लोग दोस्तों एप्लीकेशन पे पढ़ने वाले हैं, तरलता जाल की अवधारणा। तो अगर जो तरलता जाल की अवधारणा की बात करें ना, तो किन साहब ने ये बोला कि देखिए, अर्थव्यवस्था में अगर जो मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा रही है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति
ठीक है, पूर्ति किसकी, मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ रही है तो ऐसी स्थिति में सभी के पास पैसा हो जाएगा। जब सभी के पास पैसा हो जाएगा तो लोग क्या करेंगे कि फिर किसी से ऋण क्यों लेंगे। तो जब ऋण की मांग कम हो जाएगी तो ब्याज दर में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन ब्याज दर जो होगी वो एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है। ब्याज की दर कभी भी शून्य या ब्याज की दर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ब्याज की दर कभी भी शून्य या ब्याज की दर कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं कि ब्याज दर का और नीचे न जाना। तो आसान भाषा में समझ लीजिएगा कि किन साहब ने क्या बोला। तो किन साहब ने अपने तरलता जाल के सिद्धांत के अंतर्गत ये बात कही थी कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो भैया जब सबके पास मुद्रा होगा तो कोई ऋण क्यों खोजेगा, और जब लोग ऋण लेंगे ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि ब्याज की दर क्या हो जाएगी, नीची हो जाएगी। और जब ब्याज की दर नीची हो जाएगी तो ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही कम होगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ब्याज दर शून्य हो जाए या ऋणात्मक हो जाए। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भैया 100 रुपये हम आपको ऋण दे रहे हैं और 5 साल बाद आप 100 रुपये ही लौटा दीजिए। इस तरीके का ऋण आप किसी को नहीं देंगे। या आप ये नहीं कहेंगे कि 100 रुपये हम आपको ऋण दे रहे हैं, आप 5 साल बाद हमें 90 रुपये लौटा दीजिएगा। तो यही कहना है किन साहब के तरलता जाल सिद्धांत के अंतर्गत कि मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ती है तो ब्याज की दर एक निश्चित सीमा तक ही गिर सकती है, लेकिन ब्याज की दर कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न ये रहा कि पैमाने के प्रतिफल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। नीचे दिए गए कथनों को आपको बताना है। पैमाने का प्रतिफल नियम और प्रगतिशील अनुपातों का नियम। अब पढ़े जो लोग होंगे वो बहुत आराम से इस प्रश्न को कर पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट मैंने एप्लीकेशन पे पढ़ाया, अभी 2-4-10 दिन पहले ही इसको मैंने करवाया था। तो आप जो लोग भी एडमिशन लिए हैं या लेने वाले हैं, जो क्लासेस अभी तक हो गई हैं वो क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध हैं, तो उसको जाकर के 1-1, 2-2 क्लास जरूर देखते रहिए। क्या उत्तर आ रहा है सर कि पैमाने के प्रतिफल नियम। तो पैमाने का प्रतिफल नियम जो है ना दोस्तों, वो किससे संबंधित है, ये दीर्घकाल से संबंधित है। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये दीर्घकाल से संबंधित है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि इतना फर्मों के पास समय होता है कि वो अपने सभी संसाधनों में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो बात होती है ये सहजातीय उत्पादन फलन के द्वारा होता है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए ही आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट पढ़े इसको 1-2 लाइन में डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, पैमाने के प्रतिफल नियम की बात करें तो इसकी व्याख्या केवल सहजातीय उत्पादन फलन द्वारा की जाती है। ठीक है, ये बात 100% ठीक है। साधन अनुपात स्थिर होता है, नहीं भैया, पैमाने के प्रतिफल नियम के अंतर्गत साधन का अनुपात स्थिर थोड़ी रहता है, उसमें तो परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल ठीक है, साधन अनुपात परिवर्तनशील होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दीर्घकाल में इतना समय होता है कि साधन अनुपात में परिवर्तन किया जा सकता है, देयर इज नो डाउट। और दीर्घकाल की बार बार हम बात बोल ही तो रहे ना। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं कि सर जी 1, 3 और 4 सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक होने वाला है। अगला प्रश्न, एक सेकेंड, मैंने गलत पढ़ दिया, एक सेकेंड। साधन अनुपात स्थिर रहता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। उत्पादन चूंकि सहजातीय होते हैं, सॉरी रुक जाइएगा, यहाँ पे एक चीज मैंने मिस्टेक कर दिया। चूंकि साधन उत्पादन जो होते हैं, जो उत्पादन साधन होते हैं वो सहजातीय ही होते हैं, एक ही जाति के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधन अनुपात स्थिर रहेगा। बिल्कुल ठीक है, ये साधन अनुपात परिवर्तनशील नहीं होता, ये बात गलत हो जाएगी। इसका उत्तर बी ही होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली ठीक है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न कि एजवर्थ बॉक्स मानचित्र में 2 उपभोक्ताओं के साम्य को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलते हैं। ठीक है कि एजवर्थ बॉक्स मानचित्र में 2 उपभोक्ताओं के साम्य को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो एजवर्थ बॉक्स अगर जो आपने पढ़ा होगा तो फिर वही बात है। अब ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर जो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो चीजें मुश्किल है, और अगर जो पढ़े हैं तो बहुत आसान है। अगर जो इस तरीके की चीजें कभी आपके सामने आई होंगी तो फिर आप इस प्रश्न को कर सकते हैं।
तो एजवर्थ देखिए ये क्या पूछ रहा है कि एजवर्थ वक्र मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के साम्य को दर्शाने वाले वक्र को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दोस्तों संविदा वक्र। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और संविदा वक्र को कहीं कहीं क्या करता है, प्रसंविदा वक्र भी बोलता है। संविदा वक्र को कहीं कहीं प्रसंविदा वक्र भी बोलता है। तो ध्यान से याद रखिएगा कि एजवर्थ वक्र मानचित्र में दो उपभोक्ताओं के साम्य को दर्शाने वाले वक्र को संविदा वक्र बोलते हैं। अगला प्रश्न, किसने अवधारणा दी थी भैया, कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला प्रश्न कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देखते हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सर सुमेलित कर दीजिए। मार्शल की बात करें तो मार्शल साहब ने क्या बोला, ये आंशिक संतुलन की बात करते हैं और आंशिक संतुलन के अंतर्गत क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। अच्छा मैं आंशिक संतुलन बता दिया, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सामान्य संतुलन की अवधारणा किसने दिया। चलिए इसमें हम ऐड कर देते हैं, ठीक है, E1 ले लेते हैं और यहाँ पे सामान्य संतुलन ला देते हैं। सामान्य संतुलन की अवधारणा किसने दिया था, आप भी कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो आंशिक संतुलन की जो बात करते हैं वो करते हैं भैया मार्शल साहब। और आंशिक संतुलन के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की किसी एक यूनिट का अध्ययन किया जाता है और ये देखा जाता है कि इस एक यूनिट का अध्ययन जब हम कर रहे हैं तो इससे इस एक इकाई का अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है। तो आंशिक संतुलन के अंतर्गत किसी एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। और जो सामान्य संतुलन किसने दिया था, वालरस ने दिया था ना, वालरस ने दिया था ना। और तो सामान्य संतुलन के अंतर्गत क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था के संपूर्ण पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर जो हम फिशर की बात करें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फिशर की बात करें तो ये समय अधिमान की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर जो सैमुअल्सन की बात करें तो ये व्यापार चक्र की अवधारणाओं की बात करते हैं। व्यापार चक्र की कितनी अवधारणा है, व्यापार चक्र की अवस्थाओं की बात करते हैं। और व्यापार चक्र की कितनी अवस्थाएं बताते हैं, 4 अवस्थाएं बताते हैं। कौन कौन बताते हैं, कौन कौन बताते हैं, कोई लिख दे तो बहुत मजा आ जाएगा। कोई कमेंट करके लिख दे कि कौन कौन 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है। ये बात तो सबको पता होगा कि एक तो समृद्धि होता है, दूसरा मंदी होता है, तीसरा पुनरुत्थान होता है, चौथा क्या होता है आप कमेंट करके बताइए। चौथा क्या होता है कमेंट करके बताइए। चौथा क्या होता है कमेंट करके बताइए। जेवेंस की बात करें तो जेवेंस ने सीमांत उपयोगिता सिद्धांत की बात किया था, सीमांत उपयोगिता की बात किया था। तो आई होप कि सभी लोग क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी जितने। चलिए अगला कि एक संविदा वक्र स्पर्श बिंदु का रेखा पथ होता है, ठीक है। अधिमान वक्र इन वाक्यों से व्यक्त किया जाएगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखिए आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही होंगे दोस्तों, जो अगर जो आप बहुत गहराई से अगर जो आप इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे। अदरवाइज अगर जो प्रश्न ये नहीं आ रहे हैं तो आज क्या करिएगा, हालांकि मैं तो एप्लीकेशन पे सारी चीज़ें पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन इन जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उसको थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करिएगा। और अगर जो खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के एप्लीकेशन पे एडमिशन ले लीजिएगा। सब कुछ आपको एक क्रम में सिस्टमेटिक वे से सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छूटेगा जो आपके सिलेबस में है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है, सब कुछ मिलेगा आपको। क्या उत्तर आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है। पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो पुनरुत्थान कब आता है, पुनरुत्थान समृद्धि के बाद आता है कि मंदी के बाद आता है, कमेंट करके बताइए। एक बात और बता दीजिए कि पुनरुत्थान की जो अवस्था होती है क्या वो समृद्धि से पहले की अवस्था होती है या मंदी के बाद की अवस्था होती है। प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि पुनरुत्थान जो होता है वो क्या ये समृद्धि से पहले की अवस्था होती है या मंदी के बाद की अवस्था होती है, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्या उत्तर आ रहा है सर,
क्या उत्तर आ रहा है? डी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं? तो देखिए भैया, एक संविदा वक्र स्पर्श बिंदु का रेखापथ होता है किन्हीं दो अधिमान वक्रों के बीच का और किन्हीं दो समुत्पाद वक्रों के बीच का। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक और दो जो होगा वो क्या होगा? बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। अनादिमान वक्रों तथा बजट रेखाओं के बीच का नहीं होता है, ये किन्हीं दो अधिमान वक्रों के बीच और किन्हीं दो समुत्पाद वक्रों के बीच का स्पर्श बिंदु होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मंदी होती है, मंदी में क्या होता है भैया? मांग व पूर्ति कम होती है। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं होती नहीं है। उसके बाद आता है पुनरुत्थान। ठीक है, पुनरुत्थान के बाद क्या आता है? समृद्धि आता है। समृद्धि के बाद फिर क्या आ जाता है? प्रतिसार आ जाता है। प्रतिसार के बाद फिर मंदी आ जाती है। ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न कि ओकुन का नियम क्या दर्शाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ठीक है, मिजरी इंडेक्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। ओकुन के नियम को मिजरी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं सभी लोग। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आर्थर ओकुन साहब एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो ये बोलते हैं कि देखिए भैया, जो बेरोजगारी होती है ना और जो वास्तविक आय होती है, इसमें क्या देखने को मिलेगा? ऋणात्मक संबंध देखने को मिलेगा। अगर जो आप उनके स्टेटमेंट को देखेंगे तो उनका स्टेटमेंट ये कहना है कि अगर जो किसी देश में बेरोजगारी का स्तर अगर जो किसी देश में 1% बढ़ता है, बेरोजगारी अगर जो किसी देश में 1% बढ़ रहा है, तो उससे उस देश की राष्ट्रीय आय में कितने की कमी आ जाएगी, या उसको कितना नुकसान होगा, या उसके वास्तविक आय में कितने की कमी आ जाएगी? वो आ जाएगी लगभग 2%। कहीं पे ये 1.5% दिया रहता है, कहीं पे 2% दिया रहता है। अमूमन 1.5 जो होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी ओकुन का नियम बताता है कि बेरोजगारी और वास्तविक आय में क्या होता है? ऋणात्मक संबंध होता है। अर्थात अगर जो बेरोजगारी की स्तर 1% बढ़ती है तो इससे वास्तविक आय में 2% या 1.5% की कमी आती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगला, त्वरक का सबसे नजदीकी संबंध है। अब देखिए भैया, आपको तुरंत यहाँ पे फेवरेट प्रश्न है, टीजीटी मतलब शिक्षक भर्ती का ये फेवरेट प्रश्न है। ठीक है, कि देखिए सबसे पहले गुणक की बात करें तो गुणक की अवधारणा, अब मैं जो 4 बातें बता रहा हूं उसमें एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अगर जो मैं गुणक की बात करूं, यहाँ त्वरक दिया गया है, लेकिन अगर जो मैं गुणक की बात करूं तो गुणक की सर्वप्रथम अवधारणा रोजगार गुणक के रूप में किसने दिया था? रोजगार गुणक के रूप में RF कोहन साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो गुणक की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किन्स साहब को जाता है। और किन्स साहब ने किसकी बात की थी? निवेश गुणक की बात की थी। किन्स साहब ने किसकी बात की थी? निवेश गुणक की बात की थी। गुणक होता क्या है? तो गुणक का मतलब ये होता है कि जब आप अपने निर्यातों में वृद्धि करते हैं ना, या आप अपने उत्पादन में वृद्धि करते हैं ना, तो जितना उत्पादन में वृद्धि होता है उसका कई गुना वृद्धि राष्ट्रीय आय में होता है, या निर्यातों में जितनी तेजी से वृद्धि होती है उसके कई गुना वृद्धि उस देश की राष्ट्रीय आय में होती है। अर्थात उसी कई गुना को वो के मानते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे त्वरक की बात होती है। तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये प्रश्न पूछा जाता है कि त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो त्वरक की अवधारणा सर्वप्रथम जो दिया गया था वो अफ्तेलियन साहब के द्वारा दिया गया था। और त्वरक की अवधारणा विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो त्वरक की अवधारणा विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो जेबी क्लार्क साहब को जाता है। एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में यहाँ से देखने को मिलेगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि मांग की वृद्धि दर से, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो त्वरक क्या होता है? उपभोग के परिवर्तनों का निवेश पे प्रभाव को ये बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई कि त्वरक क्या बताता है कि जब उपभोग में परिवर्तन होता है तो उससे निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितने लोग भी
मांग की वृद्धि की बात कर रहे हैं, अर्थात मांग में वृद्धि क्या हो जाएगा, ये उपभोग से ही तो संबंधित है ना। तो जब उपभोग में वृद्धि होती है या जब मांग में वृद्धि होती है तो इससे निवेश पर क्या असर पड़ता है, तो यही दोस्तों त्वरक की अवधारणा बताता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है, अगला प्रश्न कि कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब किन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का क्या परिणाम होगा। सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को कृपया करके लाइक किया करिए, शेयर किया करिए। मैं ईच एंड एवरी डे क्लास ले रहा हूं आपसे, आपकी क्लास ले रहा हूं, तो अब कम से कम इतनी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी बनती है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। तो देखिए किन साहब जो थे ना वो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के बहुत बड़े आलोचक थे, ठीक है, क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के वो बहुत बड़े आलोचक थे। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने क्या बोला, कहा कि भैया देखिए मुद्रा का काम क्या है, मुद्रा का काम विनिमय है और हमें क्या करना चाहिए, मूल्य का संचय करना चाहिए, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, मुद्रा का बचत करना चाहिए। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बचत पे जोर दिया, लेकिन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हुए किन साहब जब आते हैं कहते हैं कि अरे भैया आप कह रहे हैं कि बचत ज्यादा करिए ताकि भविष्य में निवेश क्षमता बढ़ पाए, लेकिन अगर जो आप वर्तमान में बचत ज्यादा करेंगे, अगर जो वर्तमान में आप बचत ज्यादा करेंगे तो आपकी निवेश कम हो जाएगी वर्तमान में, और जब आपकी निवेश कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि आपका उत्पादन का स्तर गिर जाएगा, और उत्पादन का स्तर गिर जाएगा तो आपके देश की राष्ट्रीय आय में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो यही बात वो बोलते हैं कि देखिए सर कुल निवेश व्यय निश्चित हो तब किन्सियन दशाओं में बचत प्रवृत्ति में वृद्धि का परिणाम होगा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे उनका ये कहना था कि देखिए भैया हम लोग को बचत करना चाहिए, लेकिन जब किन्स साहब आते हैं तो किन्स साहब ने कहा कि नहीं आप बचत नहीं कर सकते हैं, बचत एक बुराई है। उन्होंने कहा कि बचत अर्थात जो सेविंग है वो एक बुराई है, और इसलिए बुराई है कि जब आप बचत करेंगे तो आप निवेश कम करेंगे, और जब आप निवेश करेंगे तो आपके देश की राष्ट्रीय आय में कमी आ जाएगी। अब चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि असंतुलित विकास समृद्धि के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार अलग अलग दरों पर विकसित होता है, क्या ये बात ठीक है। और कारण दिया गया है कि यह आर्थिक क्षेत्रों की अंतर्निर्भरता के सार्थक उपयोगों की अनुमति देता है। खूबसूरत सी बात है सर। जो लोग गलत करेंगे, जो लोग भी गलत करेंगे इस प्रश्न को 2 मिनट अपने हाथ को ऊपर रखिएगा तब बुद्धि ठीक होगा। जो लोग भी गलत करेंगे 2-3 मिनट अपने हाथ को, दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिएगा, पनिशमेंट रहेगा। ये बच्चों वाला प्रश्न है, अगर जो गलत हो गया तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये क्या कह रहा है, ये असंतुलित विकास की बात कर रहा है, अर्थात ये किसकी बात कर रहा है, ये हर्षमैन साहब की बात बोल रहा है। हर्षमैन साहब क्या बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए हमारे अर्थव्यवस्था में जो पूंजी है और जो श्रम है वो स्थिर मात्रा में है, पूंजी और श्रम स्थिर मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि हमारे अर्थव्यवस्था में जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए कि भारत में प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर है ना, तो हर्षमैन साहब कहते हैं कि अगर जो सरकार को ये लगता है कि उसके पास जो पूंजी है और जो श्रम है, इस पूंजी और श्रम, चूंकि पूंजी और श्रम सीमित मात्रा में है, तो जो पूंजी है और जो श्रम है इसको अगर जो हम कृषि क्षेत्र में लगा देंगे, सारा का सारा पूंजी और सारा का सारा श्रम जो हम अगर जो प्राथमिक सेक्टर में लगा देंगे, प्राइमरी सेक्टर में लगा देंगे, तो हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि केवल प्राथमिक सेक्टर में ही क्या कर देना चाहिए कि सारा का सारा पूंजी और श्रम लगा देना चाहिए, हमें उद्योग और सेवा पे नहीं ध्यान देना चाहिए। लेकिन संतुलित समृद्धि का विकास किसने दिया, हर्षमैन ने दिया। उन्होंने क्या बोला, संतुलित समृद्धि, ये असंतुलित विकास है, वो संतुलित विकास। वो कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में समान रूप से निवेश करिए, लेकिन इनका कहना था कि नहीं भैया पूंजी और श्रम एक निश्चित मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में जहां सबसे ज्यादा लाभ मिले वहीं पे आप क्या करिए, इसका निवेश करिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक हो गई। अगला प्रश्न कि यह आर्थिक क्षेत्रों की अंतर्निर्भरता के सार्थक उपयोग की अनुमति देता है।
तो यह आर्थिक क्षेत्रों की अंतःनिर्भरता के सार्थक यह आर्थिक क्षेत्रों के अंतःनिर्भरता के सार्थक उपयोग की अनुमति देता है। तो जितने लोग भी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का ठीक है कि सर जी बात दोनों ठीक है कि ये आर्थिक क्षेत्रों की अंतर्निर्भरता के सार्थक उपयोग की भी अनुमति देता है और ये संतुलित असंतुलित विकास जो है ये अलग अलग क्षेत्रों के विस्तार अलग अलग दरों पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग दरों में का विस्तार हो इसकी भी बात करता है, लेकिन इसका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हैरेड मॉडल में जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक किया करिए और शेयर भी जरूर कर दिया करिए। कि हैरेड मॉडल में जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है। तो अब अगर जो हैरेड के मॉडल को पढ़े होंगे तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? हैरेड मॉडल में जनसंख्या की वृद्धि दर की बात हो रही है सर, जनसंख्या में वृद्धि दर की बात हो रही है। तो जब जनसंख्या में वृद्धि दर की बात होती है तो ये समृद्धि की प्राकृतिक दर को प्रभावित करती है ना। और समृद्धि की प्राकृतिक दर क्या होती है? तो देश में जैसे मान लीजिए समृद्धि की प्राकृतिक दर से आशय क्या हुआ कि जैसे देश में मान लीजिए कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे भारत में क्या है, अभ्रक है, भारत में क्या है, लोहा है, और भी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भारत में क्या है, लकड़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो समृद्धि की प्राकृतिक दर जो होती है वो क्या करती है कि देश के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम की उपलब्ध मात्रा तथा तकनीकी प्रगति आदि पे निर्भर करती है कि उस देश के प्राकृतिक संसाधन की स्थिति क्या है, उस देश में श्रम की स्थिति क्या है, और उस देश में जो उपलब्ध श्रम है उसकी स्थिति क्या है, और उस देश की टेक्नोलॉजी क्या है। तो यही दोस्तों क्या होती है, समृद्धि की प्राकृतिक दर। और इसी वृद्धि यही क्या होता है दोस्तों, यही पे क्या होता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान होती है। तो हैरेड मॉडल में जनसंख्या की वृद्धि दर प्रभावित करती है समृद्धि की प्राकृतिक दर को, और समृद्धि की जो प्राकृतिक दर होगी वो किसके द्वारा निर्धारित होगी, तो उस राष्ट्र के उत्पादन के साधनों पर, उत्पादन के प्राकृतिक साधनों पे, श्रम के संसाधनों पर, और उस देश की टेक्नोलॉजी पे ये निर्भर करेगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मिजरी इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? मिजरी इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है? सभी लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर किया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। 50% लोग भी हैं जो लाइक और शेयर नहीं किए। अभी भी 50% लोग ऐसे हैं जो लाइव क्लास देख रहे हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं किए। सभी लोगों से निवेदन है कि आप कृपया करके वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए। ये जरूरी है लाइक शेयर करना, क्योंकि आपका सहयोग बहुत जरूरी है ना। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर, मिजरी इंडेक्स की बात करें तो मिजरी इंडेक्स क्या बताता है भाई? मिजरी इंडेक्स क्या बताता है? मिजरी इंडेक्स की अवधारणा किसने दिया था? अभी तो बताया था मैंने कि मिजरी इंडेक्स की बात आर्थर ओकुन साहब बोलते हैं। आर्थर ओकुन कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि मिजरी इंडेक्स की अवधारणा किसने दिया, तो आर्थर ओकुन ने दिया था। और यह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की दर को बताता है। तो यहाँ पे जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है कि मिजरी इंडेक्स जो है ये मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के योग को बताता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम उस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटों की अपेक्षा कम कार्य करता है, यह विचार प्रस्तुत किया। अब अतिरिक्त श्रम की अवधारणा किसने दिया था? अगर जो आप ये जानते होंगे तो इस प्रश्न को ठीक कर पाएंगे, नहीं जानते होंगे तो नहीं कर पाएंगे, इजी सी बात है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम उस कार्य घंटे विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम उस अर्थ में मिलता है
कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटे की अपेक्षा कम कार्य करता है। जैसे भारत में क्या है कि बहुत सारे लोग अभी भी है ना जो ओवर टाइम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल कारखानों में क्या करते हैं, ओवर टाइम करते हैं। 8 घंटे का उनका कार्य है, लेकिन फिर भी 8 घंटे के बजाय वो 12 घंटे का कार्य करते हैं। और भारत में अभी भी बहुत सारे श्रमिक ऐसे हैं जिनको पूरा 8 घंटे का कार्य नहीं मिल पाता है। बहुत श्रमिक ऐसे हैं जो आधे दिन के लिए काम करते हैं। तो उसी बात को बोलते हैं कि भैया जो आपकी श्रम शक्ति है ना, उसका पूर्ण रूप से आप प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण से विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम पाया जाता है। तो विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम इसलिए पाया जाता है क्योंकि विकासशील देश अपने देश में उपलब्ध श्रम का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इस अतिरिक्त श्रम की अवधारणा जो है वो किसने दिया था? A.K. सेन साहब ने दिया था। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अब देखिए एक बात और ध्यान में रखिए, जैसे बहुत सारे लोग इस चीज को यहां से कर लेते हैं कि सामान्य कार्य घंटे दिया गया है तो वो सेन साहब का है। ये आपकी बात ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इस बात को और अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए। ये बहुत आसान सी बात है कि विकासशील देशों में अतिरिक्त श्रम उस अर्थ में मिलता है कि प्रत्येक श्रमिक सामान्य कार्य के घंटों की अपेक्षा कम कार्य करता है। मतलब भारत की अगर जो बात करें तो हमारे घर में, हमारे देश में वर्किंग आवर कितने हैं? तो आप कहते हैं कि सर जी एक व्यक्ति जो है वो कम से कम 8 घंटे काम तो करता है, 8 घंटे काम करता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे श्रमिक हैं जिनको 8 घंटे का कार्य नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4 घंटे का काम करते हैं, 2 घंटे का कार्य करते हैं, 1 घंटे का कार्य करते हैं। ठीक है, तो यही अतिरिक्त श्रम होता है, अर्थात जो हमारी श्रम शक्ति है उस श्रम शक्ति का पूर्ण रूप से हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण से क्या हो रहा है कि हमारे पास अतिरिक्त श्रम है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूंजीवाद के अंतर्गत विकास प्रक्रिया को सृजनात्मक विनाश की संज्ञा दिया। किसने कहा कि पूंजीवाद क्या कर लेगा? एक समय ऐसा आएगा जब पूंजीवाद अपने आप का विनाश कर चुका होगा। ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? इजी सी बात है भाई, इजी सी बात है। लाइक और शेयर सभी लोग करते रहिए। बहुत सारे लोग क्लास को देखते हैं, लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम होती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ए बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अब इन्होंने क्यों कहा कि पूंजीवाद एक सृजनात्मक विनाश है, अर्थात पूंजीवाद क्या करता है कि एक स्थिति के बाद अर्थव्यवस्था का विनाश कर देता है। इनका कहने का मतलब ये था, देखिए सुम्पीटर ने क्या बोला? सुम्पीटर ने बोला कि देखिए भैया एक साहसी को अगर जो लाभ कमाना है ना तो उसे नवप्रवर्तक होना चाहिए, नवप्रवर्तक होना चाहिए, अर्थात उसे ऐसे नए नए आइडियाज लाने चाहिए जो आइडियाज आज के पहले लोग नहीं लाए। ठीक है, जैसे कि आपसे मैं बार बार बोलता हूं कि जब कोई एक व्यक्ति आया होगा और उसने कहा होगा कि हम भारत जैसे देश में 20 रुपया पर लीटर के हिसाब से पानी बेच देंगे एक बोतल में करके, तो बहुत लोगों ने हंसा होगा, कहा होगा कि भारत एक पानी बाहुल्य देश है और यहाँ पे कैसे पानी बिकेगा। लेकिन किसी ने सोचा, उसका उत्पादन किया और वो बहुत आगे बढ़ गया। किसी ने सोचा ना कि कार के ऊपर सनरूफ लगा दिया जाए तो मनुष्य क्या होता है कि एक तरीके से कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो जानवरीय प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको ऊपर सर करके क्या करना, शहर में देखना क्या होता है, अच्छा लगता है। तो उसने एक कार में सनरूफ लगा दिया और ऐसे अरबों खरबों रुपए का व्यापार हो गया। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए भैया आप नव परिवर्तन करिए, नए नए आइडियाज को लाइए, और जब आप नए आइडियाज को ला देते हैं तो आपको पैसे की जरूरत होती है, तो आप क्या करिए कि आप बैंक से साख ले लीजिए, बैंक से ऋण ले लीजिए। लेकिन उनका ये कहना था कि जब आप बैंक से साख लेते हैं ना तो एक सीमा के बाद, एक समय के बाद क्या होने लगेगा कि चूंकि अब आप ऋण बहुत ज्यादा जुटाएंगे। ठीक है, उन्होंने बोला कि आप ऋण बहुत ज्यादा जुटाएंगे, आप शेयर लेंगे, जनता से उधार लेंगे, ठीक है, और बहुत सारी चीजें करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में
एक समय ऐसा आएगा जब इस नौ प्रवर्तक की भूमिका खत्म हो जाएगी और जो ऋण देगा, जो शेयर धारक होगा, जहां से आपको आय का स्रोत मिल रहा है, वो क्या होगा, वो अपर हैंड होगा और आप लोअर हैंड हो जाएंगे। मतलब पहले क्या था कि आप नौ प्रवर्तक बनिए तो आप ही साहसी हैं, लेकिन भैया जब आप ऋण जुटाने लगेंगे और लोगों को लग जाएगा कि पैसा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करने लगेंगे, तब आप क्या हो जाएंगे, आप फिर नौ प्रवर्तक नहीं रह जाएंगे, फिर आप सेकेंड पर्सन हो जाएंगे। फर्स्ट कौन रह जाएगा, जो आपको ऋण देगा। और यही कारण है कि पूंजीवाद एक समय अपने आप को विनाश कर लेगा, यही बात वो बताते हैं। अगला प्रश्न, अनुकूलतम प्रशुल्क वह दर है जो, अनुकूलतम प्रशुल्क वह दर है, कमेंट करके बताइए। चंद्रदीप पांडे जी, चंद्रजीत यादव जी, अरुधत्ती जी, राजेश कुमार सिंह जी, ठीक है, रीता कश्यप जी, मौसम कुमारी जी, फरीन फातिमा जी, रितु चौहान जी, राधिका जी, रश्मि तिवारी जी, तस्नीम खान जी, फरीन फातिमा जी, और कोई है भाई, बहुत सारे लोग हैं, सदानंद मिश्रा जी। अब बहुत तेजी से कमेंट आ रहा है, सबका शायद मैं नाम ना पढ़ पाऊं। अर्चना कुमारी जी, अक्षय जी, रोहित जी, रश्मि तिवारी जी, सतीश कुमार गुप्ता जी, नीलम जी, रागनी जी, सोनी जी, भगवती जी, ज्योति जी, सीमा जी, उर्मिला जी, राहुल कुमार जी, ठीक है, बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है। अब सबका नाम पढ़ना संभव नहीं है। क्या उत्तर है, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, अनुकूलतम प्रशुल्क वह प्रशुल्क होता है जो प्रशुल्क से होने वाले लाभ को क्या करे, अधिकतम करे। जैसे अनुकूलतम प्रशुल्क है, जैसे मान लीजिए कि भारत क्या करता है कि भारत पेट्रोल का आयात करता है, भारत क्या करता है कि पेट्रोल का आयात करता है, भारत दूसरे देश से पेट्रोल का आयात करता है, और पेट्रोल की हमारी मांग जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, पेट्रोल की मांग बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसका कीमत ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, और चूंकि पेट्रोल सभी लोगों तक पहुंचाना सरकार का ये कर्तव्य है कि पेट्रोल सभी तक पहुंचे, तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट, जो कंपनियां भारत को पेट्रोल भेज रही हैं, उन कंपनियों पे गवर्नमेंट जो होगा वो कम से कम कर लगाएगा। तो जब कम से कम कर लगाएगा तो देश के लोगों को सुगमता से पेट्रोल मिल पाएगा। नहीं तो अगर जो गवर्नमेंट इन कंपनियों पे ज्यादा टैक्स लगा देगा तो ये पेट्रोल भारत में ला करके महंगा बेचेंगी, और जब महंगा बेचेंगी तो आम आदमी के लिए क्या हो जाएगा, पेट्रोल सिर दर्द हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे, अगर जो आप थोड़ा बहुत आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो वर्तमान समय में ये बात कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत बहुत कम है, लेकिन क्यों भारत में पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा है। ठीक है, बहुत सारे नेता बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की कीमत अभी कम हुई है, लेकिन भारत में फिर भी पेट्रोल की कीमत एज इट इज है। ठीक है, तो ये भैया सरकार के ऊपर बड़ा निर्भर करता है ना। अगला प्रश्न कि यदि P मूल्य स्तर है, X निर्यात है और X आयात के सूचक हो तथा Q परिणाम हो के लिए प्रयोग किया जाए तो आय व्यापार शर्त होगा। आय व्यापार शर्त की अवधारणा किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया? आय व्यापार शर्त की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया? तो ये भैया डोरेंस साहब के द्वारा दिया गया था ना। किसके द्वारा दिया गया था? डोरेंस के द्वारा दिया गया था। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ये बोल रहे हैं, सभी लोग ये बोल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं कि डेल्टा पी एक्स अपॉन पी एम इंटू क्यू एक्स, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऊपर क्या होता है? निर्यात होता है, नीचे क्या होता है? आयात होता है। तो जितने लोग भी ये बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि विशेष आहरण अधिकार, विशेष आहरण अधिकार अर्थात ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सर एसडीआर की, एसडीआर की। अब आपको यहीं पे याद आ जाना चाहिए कि सर जी एसडीआर का इतिहास क्या है सर? तो आपको याद आना चाहिए कि अरे भैया एसडीआर का इतिहास ये है कि आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 1945 में, और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्य कब शुरू करता है? 1947 में। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन की समस्या से निपटने के लिए साख का प्रदान करता है। ठीक है, साख का प्रदान करता है। तो ऐसी स्थिति में
1970 से पहले जो आईएमएफ की मुद्रा थी वो अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन 1970 के बाद पश्चिमी देशों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और जब पश्चिमी देशों ने विद्रोह कर दिया तो ऐसी स्थिति में उसी अमेरिकी डॉलर के स्थान पे एसडीआर आ गया और उसी एसडीआर को विशेष आहरण अधिकार कहा गया। और यह एक केवल और केवल बहीखाता प्रविष्टि होती है, वास्तविक रूप में ये कोई ऐसी मुद्रा नहीं होती है जिसे आप अपने हाथ में लेकर के देख सकते हैं, ठीक है। और विशेष आहरण अधिकार को कागजी स्वर्ण भी कहा जाता है, पेपर गोल्ड भी इसे कहा जाता है। तो देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसे कागजी स्वर्ण कहा जाता है और इसीलिए ये क्या है, एक बहीखाता प्रविष्टि है, ठीक है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग के सामने ये रहा कि निम्नलिखित में से किसके व्यवहारिक परीक्षण से लियोनतीफ विरोधाभास प्राप्त हुआ। लियोनतीफ विरोधाभास किसके व्यवहारिक परीक्षण से प्राप्त हुआ। तो देखिए भैया, हेक्सर ओहलिन साहब जब अपने अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बता रहे थे ना, तो हेक्सर ओहलिन साहब ने एक सिद्धांत दिया और इस सिद्धांत में यह कहा कि जो देश पूंजी प्रधान देश है, पूंजी प्रधान या टेक्नोलॉजी प्रधान देश है, ठीक है, पूंजी प्रधान देश जो है वो पूंजी से निर्मित वस्तुओं का क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। और जो देश श्रम प्रधान है वो श्रम से निर्मित वस्तुओं का निर्यात करेंगे, अर्थात अपने देश में से निर्मित वस्तुओं को दूसरे देश में भेजेंगे। लेकिन जब ये लियोनतीफ साहब इस बात का अध्ययन करते हैं तो ये पाते हैं कि अमेरिका जो है यहाँ पे पूंजी प्रधान तकनीकी है, पूंजी प्रधान तकनीकी अमेरिका के पास है, लेकिन अमेरिका जिन वस्तुओं का निर्यात कर रहा है वो वस्तुएं श्रम प्रधान है, ठीक है, श्रम प्रधान है। और जिन वस्तुओं का आयात कर रहा है वो पूंजी प्रधान है। तो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो भैया हेक्सर ओहलिन पहले ये कहते हैं कि भैया देखिए, अगर जो देश पूंजी प्रधान है तो वो पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करके वो निर्यात करेगा। और जो देश श्रम प्रधान है वो श्रम के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को उत्पादित करके निर्यात करेगा। लेकिन ये मामला जब लियोनतीफ साहब अमेरिका की अर्थव्यवस्था में देखते हैं तो जो हेक्सर ओहलिन बताते हैं वो गलत साबित हो जाता है, क्योंकि जो अमेरिका है वो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करता है और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात करता है। तो यही दोस्तों इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास हो रही है। मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह रहा हूं कि जिस स्ट्रेटेजी के तहत, जिस रणनीति के तहत आपको वहां पे कंटेंट दिए जा रहे हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रत्येक दिन, ईच एंड एवरी डे, हमारे यहाँ 365 दिन इकोनॉमिक्स की क्लास होती है। ईच एंड एवरी डे लाइव क्लास होती है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। इन केस अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको दोस्तों कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, इवैल्यूएशन करिए कि आखिरकार प्रश्न कहां पे गलत हो रहे हैं। क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्या समष्टि अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रश्न गलत हो रहे हैं। जहां के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट को पढ़िए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सब कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। कुछ भी आपको अलग से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मींस एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो जब भी कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी नई वैकेंसी आती है, तो उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ होगा ऑटोमेटिक आपको एडमिशन वहां पे मिल जाएगा। आपको अलग से फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है।
तो सिंपली आपको एडमिशन अपने इस नंबर पे आपको एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस सबमिट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस पे सबमिट करेंगे। एडमिशन की फीस केवल और केवल 2000 रुपए है, लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। इस पे आप फीस पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं सभी लोग ये बोल रहे हैं क्या कि देखिए सर जी, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, अर्थात सत्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो देखिए भैया, अनुकूल भुगतान से सदैव देश की अच्छी आर्थिक स्थिति का जो तक नहीं होता है, नहीं भैया, अनुकूलतम भुगतान से जो होता है ना, वो हमेशा इस बात का इंडिकेशन देता है हमें कि हमारी जो देश है, हमारा जो देश है वो उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर है, मांग व पूर्ति क्रियाशील है, हम उत्पादन के स्तर को बढ़ा रहे हैं, तभी तो भुगतान संतुलन की स्थिति अनुकूलतम होगी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला कि भुगतान संतुलन में अल्पकालीन ह्रास के उपरांत दीर्घकालीन सुधार को व्यक्त करता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है, एक बार नहीं अनेकों बार ये प्रश्न पूछा गया है। धीरज पांडे जी, समय से क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। 7 बजे से क्लास होती है और 8 बज जाता है तो आप लोग आगे गुड इवनिंग बोलते हैं। हाँ, ज्ञान पढ़ाई से जरूरी जीवन में कुछ नहीं है। अगर जो आपकी तबीयत ठीक है, सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा है, ठीक है, तो पढ़ाई से बेहतर कुछ नहीं है। समय से क्लास को ज्वाइन किया करिए। मैं प्रत्येक लोगों से बोलता हूं कि 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूं। आप किसी भी हाल में हमारे साथ 7:10 पे लाइव आ जाइए। आप 90 दिन पढ़ लीजिए, उसके बाद अगर जो आप अपने आप को एक अलग दिशा में नहीं पाएंगे इकोनॉमिक्स की तो फिर बताइएगा। बशर्ते दोनों क्लास करिएगा, यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे। अगर जो 90 दिन इस क्लास को झेल ले गए ना, तो निश्चित तौर पे आपको ये बात लगने लगेगा कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, लेकिन 90 दिनों तक पढ़ना पड़ेगा। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई कि भुगतान संतुलन में अल्पकालीन ह्रास के उपरांत दीर्घकालीन सुधार को व्यक्त करता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, जे वक्र संकल्पना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जे वक्र संकल्पना की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हैं, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया, ठीक है। आलसी होना अच्छी बात नहीं है। क्यों ऐसा होता है, किसी ने कमेंट करके क्यों नहीं बताया मुझे? सारी बात मैं ही थोड़ी बताऊंगा, आप भी तो कुछ कमेंट करके बताइए मुझे। कुछ ऐसा आपने कभी पढ़ा है? अगर जो पढ़ा होगा, हालांकि ग्राफ बहुत अच्छे से यहाँ पे इसी पेन से नहीं बन पाएगा, लेकिन पढ़ा होगा तो जानते होंगे। तो ये जे वक्र जो संकल्पना है वो ये बताता है कि जब कोई देश अवमूल्यन करता है, जब कोई देश अवमूल्यन करता है, अवमूल्यन, तो उसके परिणाम स्वरूप उस देश में अल्पकाल में क्या होता है, भुगतान असंतुलन की समस्या विद्यमान होती है। लेकिन दीर्घकाल में क्या होता है कि भुगतान असंतुलन की समस्या स्वतः ही ठीक हो जाती है। तो जब कोई देश अवमूल्यन कर रहा है तो अल्पकाल में भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है, भुगतान असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। लेकिन दीर्घकाल में भुगतान असंतुलन की समस्या जो होती है वो स्वतः ही क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। और अवमूल्यन क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब यह होता है कि मुद्रा का बाह्य मूल्य हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। और जब मुद्रा का बाह्य मूल्य कम कर देंगे तो जो हमारे निर्यात होंगे वो सस्ते हो जाएंगे और जो आयात होंगे वो महंगे हो जाएंगे। ये सब घूमना चाहिए भाई आपके दिमाग में। बात नहीं घूम रही है तो इधर उधर की बात ये सोच रहे हैं, दिमाग में नहीं सोचना है इधर उधर की बात, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर करना है। आप ये एक बात तो लिख कर रख लीजिए कि किसी के बारे में भी आप कितना भी सोचते हैं, भले से वो आपका लड़का हो, आपका भाई हो,
कोई भी हो, अगर जो वो गलत ट्रैक पे है और आप अगर जो उसको सुधारना चाहें तो आप उसको किसी भी कीमत पे सुधार नहीं सकते हैं, केवल और केवल आप अपना रिश्ता उससे खराब कर सकते हैं, उसकी नजर में आप बुरे बन सकते हैं। तो भैया किसी दूसरे पे समय बिताने की जरूरत नहीं है, समाज सुधारक बनने की जरूरत नहीं है, पहले अपने सुधर जाइए, अपने बेहतर हो जाइए। जो भी है, जैसे मैं आपको बता दूं कि आप जहां पे भी रह रहे हैं, जिन लोगों के भी बीच में रह रहे हैं, तो भैया किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, आप समाज सुधारक नहीं है। जो जिस तरीके से आपसे खुश है उस तरीके से आप उसको मैनेज करिए, लेकिन जब आप उसे सुधारने जाएंगे ना तो आप अपने रिश्ते को भी खराब कर लेंगे और दोनों के मध्य क्या हो जाएगा कि चीजें गड़बड़ भी हो जाएंगी और आप अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो कभी भी किसी को सुधारने का प्रयास ना करिए। हाँ, ये बात है कि क्या सही है क्या गलत है उसको बताइए, उसको समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा दूसरे के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप खुश रहो, बस दैट्स इट। ऐसे सभी लोग सोचेंगे तो दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी। अगला कि विश्व व्यापार संगठन के एक प्रावधान के अनुसार मोस्ट फेवरेट राष्ट्र की परिस्थिति प्रदान की जाती है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग, जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि सभी सदस्य देशों को, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या करता है, जो विश्व व्यापार संगठन है WTO है, ये कब आता है प्रकाश में, ये आता है 1995 में। और जो विश्व व्यापार संगठन है वो ये करता है कि जितने भी विश्व के देश हैं उन सभी देशों के मध्य किस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुगम और सुरक्षित और विश्वसनीय बनाया जाए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य लक्ष्य हैं, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है भाई। और खास करके जो बड़ी बहनें होती है ना, कहती है कि छोटे वाले को तो हम क्या कर देंगे, सुधार देंगे। जो बड़ी बहन होती है, जो उसका छोटा भाई होता है, कहती है छोटे वाले को सुधार देंगे, अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे, उसको सुधार देंगे। लेकिन लेकिन ऐसी स्थिति में बड़ी बहन की पूरी जिंदगी बीत जाती है और छोटा भाई सुधर नहीं पाता है। ठीक है, वो अपना पूरा लाइफ खराब कर देती है कि यार छोटा भाई है, परिवार है, सब बेहतर हो जाए, सब बेहतर हो जाए, सब बेहतर हो जाए। लेकिन सबको बेहतर करने के चक्कर में वो अपनी ही जिंदगी को क्या कर देती है, खराब कर देती है ना। तो एक तरफ सभी लोग बेहतर बनते नहीं है, दूसरी तरफ आप थोड़े से बेहतर हैं तो खराब भी हो जाते हैं, है ना। तो किसी को सुधारने की जरूरत नहीं है, आप खुद सुधर जाइए, दुनिया बहुत अच्छी है। क्या उत्तर बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं। तो जैसा कि बिल्कुल ठीक है क्या बोल रहे हैं, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं डी बोल रहे हैं जितने लोग कि सर जी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि अंतरराष्ट्रीय तरलता में हम क्या करें, वृद्धि करें, और अंतरराष्ट्रीय तरलता में वृद्धि करके हम अपने बहुपक्षीय व्यापार को क्या करें, प्रोत्साहित करें। ठीक है, जैसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए क्या करती है, साख प्रोवाइड करती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय तरलता में वृद्धि तो रही है ना, और इससे क्या होता है कि बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न, सस्ती मुद्रा का अर्थ है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है चलिए कि सस्ती मुद्रा का अर्थ है, क्या उत्तर होगा भाई सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या होता है। चलिए तो देखिए, एक होता है दोस्तों सस्ती मुद्रा और दूसरा क्या होता है, महंगी मुद्रा। एक होता है सस्ती मुद्रा और दूसरा होता है महंगी मुद्रा। ठीक है, तो सस्ती मुद्रा का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सस्ती मुद्रा का अर्थ ये होता है कि मुद्रा को प्राप्त करने की लागत जो है वो क्या हो रही है, घट गई है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, एक बार नहीं बहुत बार बताया हूं मैं, बहुत बार बताया हूं। तो मुद्रा, सस्ती मुद्रा का अर्थ है कि मुद्रा को प्राप्त करने की लागत क्या हो गई है, घट गई है। और देखिए मैं बार बार नहीं बोलता हूं, एक लाइन और बस बोलूंगा कि बहुत सारे लड़के भी ऐसे हैं ना जो अपने से जो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं ना
उसके पीछे पीछे घूम रहे हैं। क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि उसके पास बाइक है, उसके पास 4 व्हीलर है, तो हम क्या करेंगे कि उसका लेकर के इस्तेमाल करेंगे, और इस चक्कर में वो अपनी डिग्निटी को भूलता जा रहा है कि आखिरकार वो क्या है ना। वो अपनी लाइफ को कुछ समझ ही नहीं पा रहा है, वो बस दूसरे की गुलामी करने के चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई विधायक जी को पकड़ लिया है, कोई सचिव जी को पकड़ लिया है, कोई प्रधान जी को पकड़ लिया है, कोई बेसिक शिक्षा अधिकारी को पकड़ लिया है, और उन्हीं के पीछे क्या हो रहे हैं? जी रहे हैं, उन्हीं के वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। और वो लोग सभी लोग क्या कर रहे हैं कि शोषण कर रहे हैं। वो अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, सीख ही नहीं पा रहा है। तो अगर जो किसी भी तरीके से आपको लोग विलासिता की वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन वो विलासिता की वस्तुएं जो होंगी वो कुछ समय की ही होंगी, पूरी जिंदगी भर के लिए कोई आपको विलासिता की वस्तु नहीं दे सकता है। तो आप खुद से परचेज करने की अपनी औकात बनाइए, दूसरे के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न कि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में यदि मुद्रा की मात्रा तथा मुद्रा का चलन वेग 2 गुना कर दिया जाए तो मूल्य स्तर पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिशर साहब का समीकरण क्या था, तो फिशर ने बोला mv इज इक्वल टू पीटी। m का मतलब क्या होता है, अभी आज ही क्लास में मैंने आपको बताया। mv इज इक्वल टू पीटी में क्या बताया था, फिशर साहब ने बोला था कि देखिए अगर, ठीक है, फिशर साहब ने बोला कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि की जाती है तो इससे क्या होता है कि इससे कीमत स्तर में क्या हो जाता है, 2 गुने की वृद्धि हो जाती है, और मुद्रा के मूल्य में क्या होता है, आधे की कमी हो जाती है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला कि प्राथमिक घाटा क्या होता है भाई, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। कमलेश जी, नीलम कुमारी जी, दीक्षा जी, रीता कश्यप जी, तस्नीम खान जी, ठीक है, राजन सिंह जी, बिल्कुल ठीक है, फरीन फातिमा जी, एंजल जी, अक्षय जी, ठीक है, हर्ष जी, ठीक है, राजेश जी, बहुत तेजी से उत्तर आ रहा है, चंदन जी, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भैया, प्रंजना जी, ठीक है, रोहित जी, घनश्याम अनुरागी जी, टिंकू सिंह जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि देखिए सर जी, प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होता है, राजकोषीय घाटा, और उसमें से हम क्या कर देते हैं, ब्याज को घटा देते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक घाटा इज इक्वल टू क्या होगा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। अगला, कार्बन कर किसके विक्रय पर लगाया जाता है। कार्बन कर, कार्बन तो कर है तो किससे संबंधित होगा बताइए। एक ऑप्शन और दूं, जाने दीजिए, एक ऑप्शन और दूंगा तो कंफ्यूज होंगे। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है कि कार्बन कर किसके विक्रय पर लगाया जाता है। कार्बन कर जो है वो किसके विक्रय पे लगाया जाता है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या आप सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, सब सी बोलेंगे, सब सी बोलेंगे, बट लाइक नहीं करेंगे। उत्तर सब देंगे, लाइक कोई नहीं करेगा। ऐसा क्यों है भाई, निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। तो देखिए भैया, जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, जब उन प्राकृतिक संसाधनों का हम दोहन करते हैं तो ये संसाधन के कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है ये हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। ये पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है जो ओजोन परत का क्षरण करता है, और जब ओजोन परत का क्षरण होगा तो क्या होगी, मानव सभ्यता जो होगी वो क्या होगी, संकट की स्थिति में आ जाएगी। तो इसी कारण से कार्बन कर है वे उन वस्तुओं पे लगाया जाता है जिन वस्तुओं के उत्पादन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। चलिए, अमित सिंह जी, गुड इवनिंग। बट आप लोगों की क्लास जो होती है वो कई बजे से होती है, 7:10 से होती है। 7:10 पे आप लोग क्लास को निश्चित तौर पे ज्वाइन कर लिया करिए। केवल एक संडे को क्लास नहीं होती है, बाकी आपकी 6 दिन क्लास होती है, ठीक है। बस एक संडे की क्लास नहीं होती है, बाकी ईच एंड एवरी डे आप लोगों की क्लास होती है। चलिए, क्या उत्तर आता है भाई,
बिल्कुल ठीक है कि रामसे कर नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? बिल्कुल ठीक है, इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल ठीक है, रामसे कर की बात हो रही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो रामसे कर है ना भैया, वो हमें ये बताता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग बिल्कुल बेलोच होती है। मांग जो होती है वो बिल्कुल बेलोच होती है, अर्थात एक उपभोक्ता जो होता है ना, एक जो उपभोक्ता है वो अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर पाता है। जैसे सिगरेट की तलब लग जाए, सिगरेट अगर जो कोई पी रहा हो और उसे अगर जो सिगरेट की तलब मिल जाए और गवर्नमेंट क्या करे, कहे कि अब एक सिगरेट जहां 10 रुपए का मिलता था, सिगरेट क्या रुपए का मिलता है? कोई है जो बता सकता है क्या रुपए का मिलता है? तो सिगरेट अगर जो सिगरेट अगर जो 10 रुपए का मिलता है और अब सिगरेट की कीमत क्या कर दी जाए, 50 रुपया प्रति सिगरेट कर दी जाए, तो भी भैया जो सिगरेट की तलब जिसको लग जाएगी ना, वो कहेगा कि एक सिगरेट तो पिएंगे चाहे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जिन वस्तुओं की मांग बिल्कुल बेलोच होती है, उन वस्तुओं पे अगर जो गवर्नमेंट टैक्स लगा भी देता है तो उसके उपभोग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोलेंगे सर, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उन आगतों तथा निर्गतों पर भारी कर जिनकी पूर्ति क्या होती है, बेलोचदार होती है। यही कारण है कि गवर्नमेंट जो है ना वो शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स लेती है, तंबाकू पे बहुत ज्यादा टैक्स लेती है, सिगरेट पे बहुत ज्यादा टैक्स लेती है। तो रामसे कर यही हमें बताता है कि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उन वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी मांग पूर्णतः बेलोचदार है, अर्थात नशेड़ी है तो नशा का सामान ढूंढेगा, तो नशे के सामान पे क्या करो, ज्यादा मात्रा में टैक्स लगा दो। ठीक है, तो और यही कारण है कि क्या होता है कि आप देखेंगे कि अल्कोहल पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो ये रामसे का नियम यही बताता है कि यदि किसी वस्तु की मांग पूर्णतः बेलोचदार है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट अगर जो अत्यधिक टैक्स लगाएगी तो भी उसके उपभोग स्तर पे कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अगला, किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई? बिल्कुल ठीक है, किसी ने बताया नहीं क्या रुपए का होता है, एक लोगों ने बताया है बस, लेकिन जिसने बताया है उसने शायद कभी खरीदा नहीं होगा और जिसने खरीदा होगा वो बता नहीं रहा है। हाँ, जिसने खरीदा होगा वो बता नहीं रहा है। ठीक है, चलिए कि किस योजना के, अरे इतने भी शरीफ लोग ना होंगे यहाँ पे, है ना, इतने भी शरीफ लोग ना होंगे जितने शरीफ लोग बन रहे, कभी ना कभी कोई ना कोई तो खरीदा ही होगा, नहीं अभी खरीदा होगा, कॉलेज के समय में खरीदा होगा। चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि किस योजना के अंतर्गत जिला साख योजना बनाई गई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं आप सी बोल रहे हैं कि सर जी लीड बैंक योजना। ठीक है, तो लीड बैंक योजना क्या था भैया, कि लीड बैंक योजना क्या था? लीड बैंक योजना ये था कि प्रत्येक जिले में एक बैंक खोला जाएगा और ये जो बैंक होगी वो इस बात की क्या करेगी, इस बात की देख रेख करेगी कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है या जो अन्य बैंक हैं वो किसानों को सुचारू रूप से ठीक तरीके से ऋण प्रोवाइड करा रही हैं कि नहीं करा रही हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ कब हुआ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई? चलिए क्या उत्तर आ रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का आरंभ कब हुआ? चलिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत कब होती है? सभी लोगों से निवेदन है कि आप कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करिए। जितने लोग क्लास देखते हैं ना उतना भी लाइक नहीं होता है,
तो निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की अगर जो बात करते हैं दोस्तों, तो ये कब इसका आरंभ हुआ था? डी बोल रहे हैं क्या? 2000 की बात बोल रहे हैं? और कोई बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सब ठीक बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की जो शुरुआत होती है वो वित्तीय वर्ष 2000-2001 के अंतर्गत होती है, ठीक है। और इसके अंतर्गत इसका उद्देश्य क्या था? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य ये था कि ग्रामीण इलाके में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, पेयजल की व्यवस्था कराई जाए, ठीक है। साथ ही साथ लोगों को क्या किया जाए कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रोवाइड किया जाए, साथ ही साथ अच्छी अच्छे नालों की, अच्छे सड़कों की व्यवस्था कराई जाए, लोगों को आवास उपलब्ध कराया जाए। ये सारी चीजें जो है वो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत आया कि ग्रामीण इलाके में अच्छा पेयजल उपलब्ध कराया जाए, मतलब पीने का पानी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं दिया जाए, आवास की व्यवस्था लोगों को कराया जाए, और साथ ही साथ लोगों को क्या किया जाए? प्राथमिक शिक्षा भी दिया जाए, ठीक है। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का आरंभ कब हुआ? अब ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात हो रही है। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बहुत सारे लोग इस प्रश्न को गलत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स की हमारी दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे हो रही है। यहाँ पे निश्चित तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जिस रणनीति के तहत मैं आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बस ईमानदारी से उन सारे कंटेंट को फॉलो करते जाइए। ईच एंड एवरी डे आपको इकोनॉमिक्स की क्लास वहां पे लाइव देखने को मिलती है, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे, ठीक है। अब इन केस लाइव क्लास नहीं जुड़ पाते हैं तो बाद में रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट वहां पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी मिलते हैं, ताकि एक तरफ आप कॉन्सेप्ट पढ़ते रहें, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहें। इसके अतिरिक्त आपको वहां पे टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए कहाँ पे गलती हो रही है, इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर से प्रश्न गलत हो रहा है, जहां से भी गलती हो रही है उस गलती को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। साथ ही साथ दोस्तों आपको वहां पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं। आपको पता ही होगा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। और दोस्तों साथ ही साथ करंट की भी क्लासेस वहां पे करवाई जाती है। सब कुछ कवर करवाया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। इतने से एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो आप जब भी कोई नई वैकेंसी आती है तो आप अगर जो तैयारी करना चाहेंगे तो वहां पे आप पढ़ सकते हैं। आपको अलग से 1 रुपए भी फीस देने की जरूरत नहीं होगी। एडमिशन की जो फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो सिंपली आपको एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी। गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भैया? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। 93-94 था भैया, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो शुरुआत होती है वो वित्तीय वर्ष 1993 और 94 में होती है। और इसका उद्देश्य ये था कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। जैसे जो लोग तैयारी कर रहे हैं या जो लोग किसी सरकारी नौकरी में नहीं है या जो रोजगार नहीं प्राप्त किए हैं वो शिक्षित बेरोजगार ही तो हैं। आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री है, लेकिन फिर भी आप अभी कार्य की तलाश कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य रखा गया। और हमारा जो बैच है ना दोस्तों वो हर राज्य के लिए है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, झारखंड टीजीटी पीजीटी के लिए अलग बैच है, मध्य प्रदेश स्टेट, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग बैच है, झारखंड में जेट के लिए अलग बैच है, सारे उत्तराखंड में लेक्चरर और एलटी के लिए अलग बैच है। सारे बैच जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं और सारी चीजें आपको सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई जा रही हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि गोकुल ग्राम योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? तो दोस्तों कुछ लोग तो थक चुके होंगे इस प्रश्न को करते करते। तो गोकुल क्या बोल रहे हैं? सभी लोग सी ही बोल रहे हैं ना। गुजरात में चलाई गई, क्या था उद्देश्य? कमेंट करके बताइए। मैंने बहुत बार बताया है, आज आप कमेंट करके बताएंगे कि गोकुल ग्राम योजना जो चलाया गया था वो गुजरात में चलाया गया था और क्यों चलाया गया था।
इसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो देखिए, गोकुल ग्राम योजना जो है ये गुजरात राज्य में चलाया गया और इस योजना के अंतर्गत जो गुजरात के पिछड़े हुए जिले हैं, गुजरात में जो पिछड़े हुए जिले हैं, उन पिछड़े हुए जिलों में से कुछ जिलों को चुना गया और उन जिलों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई, आर्थिक सहायता प्रदान की गई ताकि ये गांव क्या हो सके, आत्मनिर्भर बन सके, आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, तो याद रखिएगा कि गोकुल ग्राम योजना की जो शुरुआत होती है या गोकुल ग्राम योजना जो चलाई जाती है वो गुजरात में चलाई जाती है और गोकुल ग्राम योजना का उद्देश्य ये है कि गुजरात के कुछ जिलों को चुना जाए जो जिला पिछड़ा हुआ है और उन जिलों को 15 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए इस योजना के तहत, ताकि वो शहर जो होंगे वो अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, सॉरी, गांव से संबंधित है, ग्रामीण इलाके से संबंधित है, मैंने शहर बोल दिया, गांव बोलना चाहिए था। ठीक है, चलिए, कि 1999 में MN वर्मा की अध्यक्षता में किसके पुनर्जीवन के लिए सुझाव देने का कार्यकारी समूह बनाया गया? खूबसूरत सा प्रश्न, सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। निवेदन है सभी लोगों से कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है शाम को 7 बजे, मैं किसी भी कंडीशन में लाइव आ जाता हूं। ठीक है, तो क्या उत्तर आ रहा है कि 1999 में MS वर्मा की अध्यक्षता में किसके पुनर्जीवन के लिए सुझाव देने का कार्यकारी समूह बनाया गया था? तो वो था दोस्तों कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि 1999 में MS वर्मा की अध्यक्षता में किसके पुनर्जीवन के लिए सुझाव देने का कार्यकारी समूह बनाया गया था? तो वो था कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। अगला प्रश्न, कि भारत की मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या है? अब भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? हमारे देश का केंद्रीय बैंक बनाता है, RBI बनाता है। RBI की स्थापना कब होती है? तो RBI अधिनियम कब आता है? RBI अधिनियम आता है 1934 में। RBI की स्थापना जो होती है वो होती है 1935 में और RBI का जो राष्ट्रीयकरण होता है वो होता है 1949 में। ठीक है, तो RBI अधिनियम का कब आता है? याद रखिएगा, अधिनियम की बात करें तो 1934 में। RBI की स्थापना कब होती है? वो होती है 1935 में। RBI का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। ठीक है, तो अब बता दीजिए कि ये जो मौद्रिक नीति बनाता है वो RBI बनाता है और जो राजकोषीय नीति बनाता है वो सरकार बनाता है। तो ये जो मौद्रिक नीति है इसका क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? ठीक है, चलिए बताइए सर, सी बोल रहे हैं क्या? सभी लोग सी बोल रहे हैं? कितने लोग सी बोल रहे हैं? अच्छा भाई, चलिए देखते हैं। मुद्रा का नियंत्रित विस्तार हो। ठीक है, अर्थात देखिए, अगर जो मुद्रा का नियंत्रित विस्तार नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था में भागती हुई मुद्रास्फीति आ जाएगी और जब भागती हुई मुद्रास्फीति आ जाएगी तो एक बंडल नोट लेकर के जाएंगे मार्केट में और उससे एक ब्रेड का पैकेट खरीद करके ले आएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि चूंकि हमारे देश के केंद्रीय बैंक जो है इसके पास एक एकाधिकार है कि वो जितना चाहे उतना मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ा सकता है, जितना चाहे उतना वो नोट छाप सकता है। लेकिन ऐसा कर लेने से क्या होगा कि मुद्रा की पूर्ति सभी लोगों में बढ़ जाएगी और जब मुद्रा की पूर्ति सभी लोगों में बढ़ जाएगी तो ई रिक्शा वाला भी अगर जो 2 करोड़ रुपया रखा है तो आपको 10 रुपया में थोड़ी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर लेकर के जाएगा। जब आप उससे कहेंगे 10 रुपया देंगे तो कहेगा 1 करोड़ रुपया हम घरवा रखे हैं, आपका 10 रुपये का क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में असंतुलन विद्यमान हो जाएगा। तो मुद्रा का नियंत्रण करना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा मुद्रा की पूर्ति ना ही बढ़े और ना ही बहुत ज्यादा कम हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति जो अर्थ है वो अर्थव्यवस्था में होनी चाहिए। 3 से 5% की मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में देखनी चाहिए। मूल्य स्थिरता, अब मूल्य स्थिरता का मतलब ये नहीं है कि मूल्य ही बढ़े ही ना,
मूल्य बढ़े लेकिन जो अमीर और गरीब के बीच की खाई है वो बहुत ज्यादा ना हो, या जो मूल्य है वो ऐसा ना हो कि आज जो है वो पेट्रोल 100 रुपया मिल रहा है और कल वो 100 वो कल 400 रुपया लीटर मिलने लगे। ठीक है, तो मूल्य में स्थिरता होनी चाहिए और भुगतान संतुलन में सुधार भी आना चाहिए। असंतुलित विकास की बात ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, 1 2 3 सभी लोग का उत्तर ठीक है। आप लोग को पता होगा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में छोटी छोटी चीजों के लिए आपको 400 रुपए की वैल्यू देनी पड़ती है, 500 रुपए की वैल्यू देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? क्यों देनी पड़ती है? इसीलिए देनी पड़ती है कि वो इन सारी चीजों को ठीक तरीके से समझते नहीं है, या समझते भी हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें हैं जो तालमेल बैठा करके उस अर्थव्यवस्था को लोग नहीं चला पा रहे। भारत देखिए, ये बात तो सत्य है कि अगर जो किसी भी देश की जनसंख्या ज्यादा है तो उस देश के लिए यह एक समस्या होता है, निश्चित तौर पे होता है। लेकिन अगर जो इसी जनसंख्या को सरकार चाहे तो श्रम शक्ति में बदल करके देश को बहुत आगे ले जा सकता है, लेकिन ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जिस देश की जनसंख्या थोड़ी कम है वहां पे विकास करना थोड़ा सा ज्यादा आसान है कंपेयर टू उन देशों के जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। लेकिन फिर भी देखिए भारत आज कहाँ खड़ा है, पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा है ना। तो हमारे बस कहने का मतलब यह है कि जो भी है, मतलब भारत को चलाने वाले जो लोग भी थे बहुत ईमानदार थे, ईमानदार हैं और ईमानदार रहेंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकार्डो के लगान सिद्धांत के संबंध में असत्य है। तो रिकार्डो साहब ने बोला था कि देखिए भैया, भूमि की जो पूर्ति है ना वो सीमित है, अर्थात भूमि जो है प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमें एक उपहार है। भूमि की मात्रा की एक सीमा है ना। ऐसा नहीं है कि जितना चाहे उतना भूमि बढ़ाते चले जाएंगे। आपके गांव में या आपके शहर में अगर जो 1 बीघे का जमीन आपके पास है ना, तो आप पूरी जिंदगी भर क्या करेंगे, उसी 1 बीघे को देखेंगे, बशर्ते अगर जो आपने कोई जमीन नया खरीदा न हो तब। आप ये सोचिए कि उस 1 बीघे जमीन को हाथ से पकड़ के फैला दे तो नहीं फैलेगा। ठीक है, वो एक का एक ही बीघा रहेगा। तो यही बात कहा था रिकार्डो साहब ने कि अर्थव्यवस्था में भूमि की पूर्ति सीमित है, असीमित नहीं है, सीमित है। और इसी कारण से एक समय ऐसा आएगा कि अर्थव्यवस्था जो होगी वो क्या होगी, अर्थव्यवस्था जो होगी स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या जब बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में लोग जहां जिस भूमि पे उत्पादन कर रहे थे वहां पे रहने के लिए मकान बनाने लगेंगे, और जब मकान बनाने लगेंगे तो भूमि की पूर्तियां बेलोचदार होती है। अर्थात भूमि पर एकमात्र कार्य उत्पादन का किया जा सकता है और कोई काम होगा नहीं। और जब उत्पादन योग्य भूमि बचेगा ही नहीं तो अर्थव्यवस्था में कोई आर्थिक क्रिया होगी नहीं। आर्थिक क्रिया होगी नहीं तो क्या होगा, देश क्या हो जाएगा कि स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर क्या बोला, सीमांत भूमि, ऐसी भूमि जो लगान नहीं देती है, अर्थात ये भूमि उर्वरक नहीं होती है। दूसरा क्या बोला था, अधिसीमांत भूमि। अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है, अर्थात जो उर्वरक होती है। रिकार्डो ने क्या बोला कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना उर्वरक होती है उतना लगान देती है, जो भूमि कम उर्वरक है वो कम लगान देगी, जो भूमि ज्यादा उर्वरक है वो ज्यादा लगान देगी। जो भूमि उर्वरक होती है उसे अधिसीमांत भूमि बोलते हैं, अर्थात उर्वरक भूमि है उसे अधिसीमांत भूमि बोलेंगे, अर्थात ये लगान देगी। और जो भूमि उर्वरक नहीं है उसे क्या बोलेंगे, उसे सीमांत भूमि बोलेंगे। जो भूमि उर्वरक नहीं है उसे सीमांत भूमि बोलेंगे और ये भूमि लगान नहीं देती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या उत्तर आ रहा है कि लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन पर उदय होता है। बिल्कुल ठीक है। तो रिकार्डो साहब बोलते तो हैं भैया कि देखिए लगान जो होता है वो क्या करता है, लगान क्या करता है कि देखिए भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है और इसी कारण से लगान में भी अंतर पाया जाता है। देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। और यह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। बिल्कुल ठीक है। तो भूमि जो है वो प्रकृति के द्वारा क्या है, हमें एक निःशुल्क उपहार दिया गया है। ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। देखिए हम लोगों को प्रकृति की बहुत सेवा करनी चाहिए।
प्रकृति की बहुत सेवा करनी चाहिए। प्रकृति अगर जो चाह दे तो 1 सेकंड में सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आजकल है ना, बहुत सारे देश विकसित हैं जो कहते हैं कि हम तो सुपर पावर है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है। कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर जो हम लोग प्रकृति पर ध्यान नहीं देंगे, पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे और प्रकृति जैसे है उस तरीके से उसे हम लोग नहीं अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है कि इस पीढ़ी में ना आए, अगले पीढ़ी में आए, हो सकता है अगले पीढ़ी नहीं उसके अगले पीढ़ी में आए, लेकिन एक न एक समय जरूर आएगा जब पृथ्वी पे जीवन क्या हो जाएगा, लगभग असंभव के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कि यदि उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है तो इसका तात्पर्य क्या होता है? बिल्कुल ठीक है, उपभोक्ता बजट रेखा से नीचे है, इसका मतलब क्या है कि वो कंजूस है, अर्थात वो अपनी कुल आय खर्च नहीं कर रहा है। आप कहते हैं ना, जब आप जाते हैं ना अपने दोस्त को या अपने दोस्तों के साथ जब आप मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं ना कि अरे यार ये हमारे बजट का नहीं है, हमारा बजट तो इतना ही था और ये तो इतने का है, हमारा बजट 4000 का था, ये 8000 का है। इट मीन्स कि जो आपके पास आय है पूरी की पूरी आय आप नहीं खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला लाइक शेयर कर दीजिए भैया, सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रत्येक दिन क्लास होती है, केवल संडे की क्लास नहीं होती है, अदरवाइज हमेशा क्लास जो होती है वो एप्लीकेशन पे भी रोज क्लास होती है और यूट्यूब पे भी रोज क्लास होती है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? सी बोल रहे हैं, सभी लोग सी बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सी वाले कितने हैं? सी वाले कितने हैं? जितने भी सी वाले हैं, जितने भी सी वाले हैं सब गलत होंगे। सी वाले सब गलत होंगे, सी वाले जितने भी होंगे सब गलत होंगे। अरे भैया, कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, इसीलिए मैं बोलता हूं। देखिए, यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट के बावजूद वस्तु की मांगी गई मात्रा अपरिवर्तित रहे, तो भैया जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ बना लिए, इधर हमने देख दिया कि ये कीमत है, ठीक है, एक कीमत है और यहाँ पे क्वांटिटी है अर्थात मांगी गई मात्रा। तो अगर जो कीमत मान लीजिए कि P1 है तो भी मांगी गई मात्रा जो है वो कितनी हो रही है, तो भी मांगी गई मात्रा OQ है। ठीक है, अगर जो कीमत P1Q है तो मांगी गई मात्रा OQ है। वही अगर जो कीमत में कमी आती है, अगर जो कीमत P2 हो जाता है तो भी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो तो भी मांग कितनी होगी, OQ की होगी। और अगर जो कीमत और कम हो जाए, P3 हो जाए, तो भी मांगी गई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगा, OQ ही हो जाएगा। तो इस तरीके की मांग की कीमत लोच क्या होगी, शून्य होगी कि नहीं होगी, जीरो होगी कि नहीं होगी। कीमत बढ़े या न बढ़े उससे हमारे मांग पर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। जैसे हम आपसे ये कहें कि नमक है, तो नमक क्या है, नमक 20 रुपया पर केजी मिल रहा है। अगर जो 1 रुपया पर केजी मिलने लगेगा तो नमक 1 कुंटल थोड़ी खरीद के ला करके अपने घर रख देंगे। नमक अभी 20 रुपया किलो अगर जो मिल रहा है, नमक 1 रुपया केजी हो जाए तो भी नमकवा उतने खरीदेंगे जितना क्या है, जितना आप यूज करने वाले होंगे, है ना। कि ऐसा करेंगे कि लाओ 2-4 कुंटल खरीद के रख लेते हैं, सस्ता हुआ 1 रुपये में। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मांग का संकुचन, मांग का विस्तार, मांग में वृद्धि, मांग में कमी, 4 टर्म पूछा जाता है। मांग के सिद्धांत से, सविस्तार से ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो एक लाइन में मैं बता रहा हूं, बहुत आराम से इस बात को समझिएगा। और एक प्रश्न 100% किसी भी पेपर में, किसी भी इकोनॉमिक्स के पेपर को उठाएंगे तो 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा। एक होता है मांग का संकुचन जो यहाँ पे दिया गया है,
दूसरा होता है मांग का विस्तार। मांग का विस्तार, जैसे मैं बता रहा हूं जिंदगी भर याद रहेगा, बस ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। मांग का विस्तार, तो मांग का संकुचन और मांग का विस्तार में अंतर क्या होता है? तो पहले देख लीजिए कि मांग का संकुचन तब होता है जब संबंधित वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। अर्थात मांग के संकुचन, अब देखिए यहाँ पे आय और कीमत की बात होती है, आय और कीमत की बात होती है, ठीक है। तो अगर जो मांग के संकुचन की बात करें तो मान लीजिए कि आपकी आय स्थिर है, जब संकुचन और विस्तार की बात होगी तो आय स्थिर रहेगा, तो आय में आपके कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ जा रही है। मान लीजिए कि पहले 10 रुपए में मिल रही थी, तो पहले कोई वस्तु 10 रुपए में मिल रही थी, तो 10 भागा 100, 10 रुपए में एक वस्तु मिल रही थी, तो 10 भागा 100, मतलब आप क्या कर रहे थे, 10 वस्तुओं को परचेज कर रहे थे। लेकिन अब वस्तु की कीमत बढ़ गई है, अब वस्तु की कीमत 12 रुपया प्रति हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब 12 रुपया प्रति हो गई है, तो अब आप 9 वस्तु ही खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब कि ये क्या है, मांग में संकुचन है। अर्थात अगर जो आपकी आय स्थिर है और वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाने से आप अपने मांग को कम कर ले रहे हैं, तो इसे मांग में संकुचन बोलते हैं। और मांग में विस्तार का मतलब क्या है कि आपकी आय यहां भी स्थिर रहेगी। तो जब भी मांग का विस्तार हो और मांग का संकुचन हो तो दोनों में आपकी आय स्थिर रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी कि अब कीमतों में कमी आ जाएगी। तो अब मान लीजिए कि पहले 10 रुपए, ये वाली कंडीशन थी, 10 रुपए की एक वस्तु थी, तो आप 10 वस्तु खरीद रहे थे। अब वस्तु की कीमत में कमी आ गई, अब वस्तु वो 5 रुपए का हो गया, तो अब 100/5, मतलब आप अब 20 वस्तु को खरीद पा रहे हैं, तो ये मांग का क्या हो गया, विस्तार हो गया। उसके बाद दोस्तों होता है मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि और क्या होता है, और होता है मांग में कमी। तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी की जब बात होगी, मांग में वृद्धि और मांग में कमी की जब बात होगी ना सर, तो जैसे जब मांग के विस्तार और मांग के संकुचन की बात हो रही तो यहाँ पे आय स्थिर था, कीमतों में परिवर्तन हो रहा था। लेकिन जब मांग में वृद्धि और मांग में कमी की बात होगी ना, तो यहाँ पे कीमत स्तर को क्या रखा जाएगा, कीमत स्तर को स्थिर रखा जाएगा। यहाँ पे कीमत स्तर को स्थिर रखा जाएगा। और मांग में वृद्धि तब होगी जब कीमत स्तर सेम है, अर्थात 10 रुपए की ही वस्तु मिल रही है, लेकिन अब आपकी आय में वृद्धि हो जा रही है, तो आप कहेंगे कि भैया 10 ही रुपए की तो ये वस्तु है, हमारी इनकम बढ़ गई है, तो अब थोड़ा बढ़ा करके खरीदेंगे, तो इट मीन्स कि आप अपने मांग में वृद्धि कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ मांग में कमी का मतलब क्या हो गया कि फिर से कीमत यहाँ भी स्थिर होगा, लेकिन अब आपके यहाँ पर आपकी आय में कमी आ जा रही है। तो अब चूंकि आपके पास कम आय मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे, कम वस्तुओं को परचेज करेंगे, तो ये मांग में कमी होगी। तो देखिए, जब मांग में संकुचन और मांग में विस्तार की बात होती है तो आय स्थिर रहता है, और मांग में वृद्धि और मांग में कमी की बात होती है तो कीमत स्थिर रहता है। बाकी आप लोग समझदार हैं, 1-2 बार लिख करके इसको क्या करिएगा, ठीक तरीके से समझ लीजिएगा। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास 7:10 से होती है, मैं 7:10 पे लाइव आ जाता हूं। ईमानदारी से दोस्तों पढ़ते रहिए। बस मैं आपसे कह रहा हूं कि 90 दिन आप हमें समय दीजिए, यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, दोनों जगह अगर जो आप 90 दिन, जिस स्ट्रेटेजी के तहत मैं आपको तैयारी करा रहा हूं, 90 दिन आप समय दीजिए। 90 दिन के बाद निश्चित तौर पे आपको ये महसूस होगा कि आपका सिलेक्शन हो सकता है और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, 100% होगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं और सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। बशर्ते जो लोग नए जुड़े हैं वो आराम से चीजों को पढ़ते रहें, बहुत मजा आने वाला है। क्या उत्तर आ रहा है कि केन्स द्वारा दिए गए उपभोग फलन सिद्धांत को सुधारा गया। अब केन्स साहब ने क्या दिया, केन्स साहब ने अब यही कॉन्सेप्ट मैं कल एप्लीकेशन पे पढ़ाया था। तो केन्स साहब ने किसकी बात की थी, तो निरपेक्ष आय परिकल्पना की बात किया था ना, निरपेक्ष आय परिकल्पना की बात किया था ना। और ये कहां पे हम लोग पढ़े थे, उपभोग फलन के अंतर्गत पढ़े थे। और उपभोग फलन क्या होता है, आय और उपभोग में ये फलनात्मक संबंध को बताता है। ठीक है, उपभोग फलन आय और उपभोग में फलनात्मक संबंध को बताता है। और उपभोग फलन के सिद्धांत के अंतर्गत 4 थियरी को हम लोग पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग केन्स साहब का निरपेक्ष
निरपेक्ष आय सिद्धांत को पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत किन साहब कहते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु की उत्तरोत्तर किन साहब क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे एक व्यक्ति की आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे उसका उपभोग का स्तर बढ़ता है, लेकिन जितनी तेजी से आय में वृद्धि होती है उतनी तेजी से उपभोग स्तर में वृद्धि नहीं होता। ठीक है, तो ये बात कहा था किन साहब ने। उसके बाद ड्यूजेनबरी साहब आते हैं और ये सापेक्ष आय परिकल्पना की बात करते हैं। ये क्या करते हैं, ये सापेक्ष आय परिकल्पना की बात करते हैं और ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो होता है ना, एक जो गरीब व्यक्ति होता है वो अपने से अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को फॉलो करने का प्रयास करता है और उसी के कारण उसका उपभोग व्यय निर्धारित होता है। एक गरीब व्यक्ति हमेशा चाहता है कि वो अमीर व्यक्ति के जैसे जीवन जी सके और इसी के चक्कर में वो अमीर व्यक्ति की लाइफस्टाइल को कॉपी करने का प्रयास करता है और जब वो ऐसा करता है तो उसकी उपभोग प्रवृत्ति में क्या आ जाती है, उसकी उपभोग प्रवृत्ति में वृद्धि होता है, लेकिन बचत जो होता है उसका कम हो जाता है, जिससे वो गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाता है। मोदी गिलियानी साहब ने क्या बोला, इन्होंने बोला जीवन चक्र परिकल्पना। जीवन चक्र परिकल्पना, तो मोदी गिलियानी साहब ने ये बोला था कि देखिए भैया, एक जो व्यक्ति होता है ना वो हमेशा ही वो पूरी जिंदगी में कुछ ना कुछ परिसंपत्ति का निर्माण करता है। जैसे कोई सिनेमा हॉल बनवा दिया, किसी ने लॉज बनवा दिया, तो 32 साल की अवस्था में अगर जो किसी ने लॉज बनवा दिया, सिनेमा हॉल बनवा दिया, तो उसे क्या होगा, उसे जीवन भर उससे आय प्राप्त होगा ना। तो एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में जो परिसंपत्ति का निर्माण करता है उसी परिसंपत्ति के आधार पे ही वो अपने उपभोग को निर्धारित करता है। ये बात मोदी गिलियानी साहब बताते हैं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। चलिए अगला प्रश्न, क्या उत्तर आ रहा है? सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सब कुछ कवर होने वाला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं, बशर्ते आप ईमानदारी से पढ़िए, निश्चित तौर पे सब बेहतर होने वाला है। कि यदि बचत की सीमांत प्रवृत्ति, अर्थात ये बचत की सीमांत प्रवृत्ति एमपीएस की बात हो रही है ना, हाँ एमपीएस की बात हो रही है, और आयात की सीमांत प्रवृत्ति 0.5, निर्यात में 100 मिलियन रुपए की वृद्धि होती है, तो राष्ट्रीय आय में प्रभाव की बात करते हैं। अर्थात ये गुणक की ही तो बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ेगा, अर्थात गुणक की बात कर रहे हैं, गुणक की बात कर रहा है। तो गुणक क्या होता है, गुणक इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1/MPS। एमपीएस क्या होता है कि बचत की सीमांत प्रवृत्ति, अर्थात 1/0.20, इसको दशमलव हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 20, 25, 100, ठीक है, 5 आ जाएगा ना। तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं कि सर जी उपरोक्त में से कोई नहीं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। गुणक के लिए दो फार्मूला याद रखना है, बार बार बताता हूं, 1/1 - MPC और दूसरा 1/1 - MPS, ठीक है, MPS, ठीक है, ये दोनों याद रखना है। चलिए कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और दोस्तों अभी तक जो लोग भी लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए, कुछ छूट गया क्या, छूटा तो नहीं, ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं, ठीक है। तो जो लोग भी अभी तक लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट की क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी के मुताबिक आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स पढ़ाया जा रहा है। इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैचेज चल रहे हैं और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारे कॉन्सेप्ट सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में पढ़ाए जा रहे हैं। दोस्तों अगर जो आप बहुत दिनों के बाद भी इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो मैं निश्चित रूप में कह सकता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। अलग अलग बैच है और अलग अलग बैच में आपके सिलेबस के अनुसार सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ पे प्रत्येक दिन आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है, अर्थात आपकी थियरी की क्लास दिन में होती है। इन केस अगर जो लाइव क्लास आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको कंप्लीट यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्रों के साथ समस्या होती है, समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें इकोनॉमिक्स में, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो सिंपल, सटीक, साधारण भाषा में कंप्लीट आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। इसके अतिरिक्त आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है ताकि आप टेस्ट दीजिए, अपना इवेल्युएशन करिए और इवेल्युएशन करिए
और ये देखिए कि प्रश्न कहाँ से गलत हो रहे हैं। क्या मुद्रा एवं बैंकिंग के प्रश्न गलत हो रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रश्न गलत हो रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, कहाँ के प्रश्न गलत हो रहे हैं, जहाँ के भी प्रश्न गलत हो रहे हैं उन प्रश्नों को सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपको ये बात समझ में आ पाए कि किस लेवल की आपको तैयारी करनी है, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको करंट की भी क्लासेस देखने को मिलती है। इट में सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम होगी। इट मीन एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो कभी भी इस एग्जाम के लिए तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बाकी अगर जो कभी भी कोई भी नया फॉर्म आता है और उसके लिए जब भी नया बैच प्रारंभ किया जाएगा आपको ऑटोमेटिक ऐड कर दिया जाएगा। आपसे 1 रुपए की भी डिमांड लाइव स्टडी इलाहाबाद बाद में नहीं करने वाला है। तो एडमिशन की फीस लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ केवल और केवल 2000 रुपए है। तो सिंपली आपको एडमिशन लेने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे पेमेंट करनी होगी, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। किसी भी इंक्वायरी के लिए इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट भी कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और हमारे पास इकोनॉमिक्स के सारे बैचेज उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित जितनी भी बैचेज हैं, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड से, सारी बैचेज दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जो अभी फिलहाल नया बैच प्रारंभ हुआ है, उसमें मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी की क्लास शुरू हुई है। साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको बिहार टीजीटी पीजीटी की क्लास देखने को मिलेगी, बिहार टीजीटी और पीजीटी की क्लास देखने को मिलेगी। झारखंड में जेट के लिए आपको नया बैच देखने को मिल जाएगा, और मध्य प्रदेश में सेट के लिए आपको नया बैच देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाइए, शेयर करते हुए जाइए। मिलते हैं एक नए उत्साह, नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।